हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हालात बिगड़ रही हैं और चीन का दबदबा लगातार कायम होता जा रहा था, और इस समय भी यदि देखा जाए तो चीन की वास्तविक क्षमता कितनी है या वास्तविक दबदबा कितना है, हालांकि वो खुल के सामने आना बाकी है, फिर भी चीन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो जितना दुनिया उसे समझती थी उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, कहीं ज़्यादा दबदबा रखता है पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस चीन से निपटा कैसे जाए। इस चीन ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को बांध के रखा हुआ है, और आज के दिन लगभग शायद ही कोई ऐसा देश हो, और खासकर बड़ा और शक्तिशाली देश हो जिसे चीन ने धमकाया ना हो, और शायद ही कोई छोटा देश हो जो इस समय चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ ना हो। यहाँ तक कि बड़े देश भी चीन के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों, ऐसे में कोई ना कोई युक्ति ऐसी ज़रूर होगी, या ना ऐसा कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि इस फार्मूले के द्वारा चीन को दबाया जा सकता है या चीन को कहीं ना कहीं काबू में किया जा सकता है। सिचुएशन जब देखी जाए तो यहीं से एक पूरी की पूरी सिस्टम निकल कर बाहर आता है। मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस जिसके द्वारा पूरी जो एक मुहिम, मैं उस मुहिम की डिस्कशन करने जा रहा हूं जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इस समय पर कायम है। दोस्तों, जो मुहिम चल रही है उस मुहिम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले थोड़ा सा एक मैसेज ये है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के जरिए के सिस्टम में या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। उसके ऊपर मैं बहुत सारे बच्चों के आंसर्स देता हूँ। दूसरा, हम लोग ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ऐप के द्वारा भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और ऐप के अंदर तो हमने यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए लगभग फ्री के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा दी हैं जिससे बच्चा घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सके। दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक ये है, दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन बना हुआ है, दुनिया के लिए इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा दुश्मन जो बना हुआ है वो है चीन। अब यदि आप देखेंगे तो चीन असलियत में, इस चीन ने पूरी दुनिया को अपने आसपास बांध लिया है। तो सवाल ये है, ऐसे कैसे बांधा? तो एक प्रोसेस जिसका नाम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्रियों ने दिया, और वो है कपलिंग। कपलिंग का मतलब ये होता है कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज, यानी अर्थव्यवस्थाओं का जुड़ाव। पूरी दुनिया के देशों ने लगभग, चीन ने 1970s के अंदर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला। चीन ने जब अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला तो सबसे पहले इसमें एंटर करता है अमेरिका, और अमेरिका के पीछे पीछे सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इसके अंदर एंटर कर गई। जो उस समय पर ज़्यादा ताकतवर देश थे वो सारे के सारे चीन में एंटर करते चले गए, चीन में निवेश किया, और चीन के अंदर जिसे कहते हैं कि पैसे की एक इस तरीके की बाढ़ आई कि लगभग 30 से लेकर 40 देशों के अंदर 30 से लेकर 40 साल में चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बनकर निकला। मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब ये है कि, या दूसरे शब्दों में कहो कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर निकला, यानी दुनिया की फैक्ट्री बनकर निकला। और अब हालत ये है कि पूरी दुनिया अपने टेलीफोन से लेकर, सीसीटीवी से लेकर, कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर, कॉस्मेटिक से लेकर, मदरबोर्ड से लेकर, मोबाइल फ़ोन से लेकर, कीबोर्ड से लेकर, छोटे बड़े जितने भी काम हैं, या उनसे लेकर यहाँ तक कि दवाइयाँ बनाने वाले साल्ट से लेकर, कपड़े बनाने वाले फैब्रिक से लेकर, जो भी मशीनों से लेकर मल्टी हाई लेवल मशीनों तक, हर चीज़ आज के दिन चाइना के अंदर बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है वो अपनी चीप गुड्स के लिए मशहूर है, अपनी सस्ती चीज़ों के लिए मशहूर है। और लगभग 30 से लेकर 40 सालों के अंदर, इन 30 से 40 सालों में पूरी दुनिया चीन पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई कि कुछ समझ में ही नहीं आ पाया कि ये हुआ क्या है या मामला क्या है। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि जब चीन की पूरी हालात देखने वाली थी तो असलियत में ये वर्ष था सन 2000। सन 2000 के अंदर एकदम से चीन के दुनिया के ऊपर, अमेरिका में खासकर 9/11 हुआ और वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुआ। और वो जो वॉर अगेंस्ट टेरर था, जो युद्ध का क्या नाम है, आतंक के विरुद्ध युद्ध की जो शुरुआत थी, उसके अंदर यूरोप और अमेरिका फंसे रहे। लेकिन अगर आप चीन को देखेंगे तो सन 2000 से लेकर सन 2015 तक लगभग चीन ने कभी कहीं कोई लड़ाई नहीं करी, चुपचाप वो अपना काम करता रहा पूरे के पूरे 15 साल तक।
अब 15 साल बाद जब एकदम से, खासकर 2013 में जब शी जिनपिंग आते हैं, तब तक पूरी दुनिया को चीन अपने एक बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप सप्लायर की तरह नजर आ रहा था। पूरी दुनिया चीन के ऊपर डिपेंड हो चुकी थी, चाहे वो अमेरिका हुआ, चाहे वो अमेरिका हुआ जिसको सस्ते सामान की ज़रूरत थी, चाहे वो जापान हुआ जिसको सस्ती लेबर की ज़रूरत थी, चाहे साउथ कोरिया हुआ, फिलीपींस, वियतनाम हुआ, चाहे इंडिया हुआ, चाहे पाकिस्तान, ईरान, रशिया, दुनिया के लगभग सभी देश सस्ते सामानों के लिए चीन के ऊपर डिपेंड होने लग गए। और हालत ये थी कि असलियत में कपलिंग का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ जाना, या दो अर्थव्यवस्थाओं की कपलिंग का मतलब है दो अर्थव्यवस्थाएं आपस से जुड़ जाना। ये कपलिंग ऑफ इकोनॉमी कब डिपेंडेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई, कब ये जो जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी वो निर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई, डिपेंडेंट इकोनॉमी में ट्रांसफर हो गई, दुनिया को पता ही नहीं लगा। हालात तब बिगड़, और इस चीज़ का चीन ने बहुत आसानी से, बहुत तरीके से फ़ायदा ये उठाया कि अब वो धीरे धीरे दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर, सभी व्यवस्थाओं पर कब्जा करता जा रहा था। हर चीज़ को धीरे धीरे अपने कंट्रोल इस्टेब्लिश करता जा रहा था और पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले चुका था, पूरी दुनिया को अपने, जिसे कहते हैं, अब ऊपर डिपेंडेंट कर चुका था। 2013 वो ईयर था जो 1970 से लेकर 2010 या 2013 तक का अप्रॉक्सीमेट ये जो 43 ईयर्स का पीरियड था, ये असलियत में ग्रोथ का पीरियड था, और 4 डिकेड्स ऑफ ग्रोथ आप इन्हें कहेंगे। 40 साल तक लगातार ग्रोथ होती रही, पैसा जुड़ता रहा। 2013 के अंदर एक तरीके की इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ चाइना डेवलप हो चुकी थी। चीन की आर्थिक दबदबा कायम हो चुका था। अब चीन इस आर्थिक दबदबे को, चीन इस इकोनॉमिक डोमिनेंस को कहीं ना कहीं चाहता था कि ये जो इकोनॉमिक डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ है, ये आर्थिक दबदबा दुनिया पर इस्टेब्लिश हुआ है, ये वे टू बिकम अ सुपर पावर हो जाए, बिकम अ सुपर पावर हो जाए, यानी ये पूरी दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के रूप में इस्टेब्लिश हो जाए। और 1991 के अंदर जो यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ था और एक नंबर 2 का वैक्यूम था, उस नंबर 2 के वैक्यूम को चाइना भर दे। जो नंबर 2 का वैक्यूम क्रिएट हुआ था यूएसएसआर के पतन या डाउनफॉल के बाद, उसे चाइना भर दे। और यहाँ से इकोनॉमिक डोमिनेंस को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए, इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए, और खासकर रिप्लेसमेंट ऑफ डॉलर फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमी करने के लिए, इकोनॉमिक सुपर पावर को दुनिया के इकोनॉमिक सुपर पावर बनने और डॉलर को दुनिया की अर्थव्यवस्था से निकाल बाहर करने का एक प्लान बनाया गया। और उस प्लान के अंदर था BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नेक्स्ट स्टेप था डेट ट्रैप, यानी कर्ज के जंजाल में दुनिया के देश को फंसा लेना। भाई BRI से पूरी दुनिया के देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला, और इतना ज़्यादा पैसा देने का मौका मिला कि लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा, अनऑफिशियली पता लगा कि 6 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा चीन बांट चुका है, जो वर्ल्ड GDP का अप्रॉक्सीमेट 6% के आसपास है। इसी को तो डेट ट्रैप कहा गया। अब इस डेट ट्रैप का असर क्या हुआ? इस डेट ट्रैप का असर दोस्तों ये हुआ कि चाइना ने हर छोटे देश को
पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, तंजानिया हो गया, केन्या हो गया, और भी छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे देश, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, जो भी आप छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज़ देखेंगे, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ देखेंगे, सबको अपने कर्ज के जाल में इस तरीके से फंसा लिया कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी लोकेशन जो है वो चीन को गिरवी रखने लगे। श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, लाओस में, कंबोडिया में, दुनिया के जितने देश गिनना शुरू करोगे सब के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, डेट ट्रैप, और डेट ट्रैप के बाद उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेना। इससे सीधे सीधे असर ये हुआ कि पूरी दुनिया अब कहीं ना कहीं चीन के चंगुल में फंस चुकी थी, क्योंकि बड़े देश यानी अमेरिका का या तो चाइना में इन्वेस्टमेंट था या फिर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी। चाइना के बगैर उनकी इकोनॉमी चल नहीं सकती थी, और चाइना के ऊपर वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है कि कुछ कहने की हद नहीं, यानी हर कुछ चीज़ चीन से जुड़ चुकी है। ऐसे में सबसे पहले बिगुल बजाया इंडिया ने, और इंडिया ने एक स्टेप उठाया, और वो था डीकपलिंग। हालांकि ये जो डीकपलिंग का स्टेप था ये खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन प्रॉक्सी तौर पर अमेरिका ने उठा लिया था लगभग 2019 के अंदर, लेकिन खुले तौर पर बिल्कुल सीधे सीधे आंखों में आंख डालकर इंडिया ने इस कदम को उठाया, और सबसे पहले इंडिया ने ये डीकपलिंग शुरू की। डीकपलिंग का मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को अलग करना। इसमें आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले अप्रैल के अंदर इंडिया ने एफडीआई रूल्स को चेंज किया। उसके बाद आप देखते हैं जून के अंदर 59 चाइनीज़ ऐप को बंद किया। इसके बाद आप देखेंगे जुलाई के अंदर भी 45 चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो बंद हो गई। उसके बाद बहुत सारे रोल ऑफ चाइना इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो धीरे धीरे ख़त्म किया गया कि सड़क बनाने में चीन नहीं आएगा, बुलेट ट्रेन में चीन नहीं आएगा, डैम बनाने में चीन नहीं आएगा, रेल प्रोजेक्ट्स में चीन नहीं आएगा, मेट्रो ट्रेन में चीन नहीं आएगा, बोगीज में चीन नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंट्स जो खरीदने हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें चीन नहीं आएगा। धीरे धीरे इंडिया ने ऐसी एक लिस्ट बनाई कि धीरे धीरे चीन को बाहर किया। हालांकि इसका असर भी ये है कि आप लोगों को या तो चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी या फिर महंगी होंगी, लेकिन शायद भारत सरकार इस चीज़ के लिए अब मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है और स्लोगन दे दिया, लोकल के लिए वोकल। लोकल के लिए वोकल जैसा जब स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, लोकल के लिए वोकल जब स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री देते हैं तो वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि हम लोगों को चीन से अलग होना है, और जो उन्होंने वो स्ट्रेटेजी अपनाई वो है डीकपलिंग। अब दुनिया ये कहती है, लोगों को मैंने सुना और जो कहते हैं कि इससे भारत के इस कदम से चीन पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए 65 बिलियन डॉलर का चीन ने भारत को एक्सपोर्ट किया, और भारत से जो इंपोर्ट किया वो 16 बिलियन डॉलर का किया। तो अगर आप देखेंगे कि भारत से चीन को फायदा ज़्यादा हो रहा है, नुकसान नहीं है। लेकिन क्या इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा? तो स्पष्ट शब्दों में कहा जाएगा थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, मुश्किल से 1 या 2%, 3%, इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ कदम उसकी क्वांटिटी से लेकर उसकी क्वालिटी और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की वजह से जाने जाते हैं। कुछ कदम जो हैं उसकी क्वांटिटी से लेकर उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के अनुसार जाने जाते हैं। इस डीकपलिंग का सबसे बड़ा असर होगा एक मैसेज का। अब ये मैसेज क्या होगा? मैसेज ये था, सबसे पहले पूरी दुनिया को, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एक मैसेज गया, और वो मैसेज ये था कि दुनिया को ये कहा गया कि आप अपने आप को चीन से अलग कर सकते हैं, और इसके लिए पूरी दुनिया पर एक मॉरल प्रेशर क्रिएट हुआ कि चाइना इज़ अ थ्रेट to everybody, therefore we have to separate ourselves from others।
क्योंकि चीन जो है वो दुनिया के लिए एक चुनौती है, इसलिए हमें सब अपने आप को सबसे अलग, इनसे अलग करना पड़ेगा। यही रीज़न है उसके बाद ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, हर देश से खबर आने लगी बड़े स्तर पर कि हुआई को बैन कर दिया, ये बैन वो बैन, लगातार। हालांकि उससे पहले हुआई इंडिया से पहले ही बैन हो चुका था, लेकिन वो रीज़न दूसरा था, उसका इंपैक्ट इतना नहीं पड़ा जितनी छोटे छोटे कदमों को उठाकर पड़ा। दूसरा सबसे बड़ी बात, जब ये बात आई लोकल के लिए वोकल, तो उससे स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करने के ऊपर दबाव बढ़ेगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। अब सिस्टम ये आ चुका है कि भले ही इंडिया से डायरेक्ट असर ना पड़े, लेकिन जब इन चीज़ों को देखकर यूरोप और अमेरिका वाले पीछे पड़ेंगे और यूरोप एंड अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को बाहर कर देंगे, अलग कर देंगे और अपने आप को सेपरेट आउट कर लेंगे, तो उसका सीधा सीधा असर चीन की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और वास्तव में ये जो चीन भस्मासुर बना है वो अपनी डेवलप की हुई तकनीक या अपनी किसी वजह से डेवलप नहीं हुआ, अपनी किसी वजह से इसने प्रोग्रेस नहीं करी, बल्कि चोरी की टेक्नोलॉजी से लेकर दूसरी चीज़ें चोरी करके, जुगाड़ करके, इधर उधर से हासिल करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। कुछ इनकी मेहनत भी है, लेकिन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इन्होंने चोरी कर रखी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस तरीके से चीन जो अपनी इस चोरी की टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहा है, एथिक्स और वैल्यूज़ को साइड में रखकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, उससे बचने का एकमात्र तरीका ये डीकपलिंग दुनिया के सामने आ चुका है। और दोस्तों, भले ही ये इस समय पर चर्चा में नहीं है, लेकिन ये शब्द अगले कुछ दिनों में आपको सुनने को मिलेगा। चीन जो है वो व्यवस्था के सामने मतलब चीन की व्यवस्थाएं चरमराएंगी, दुनिया इसको, वो जो आर्थिक महाशक्ति बनकर पूरी दुनिया को डरा रहा है, उस डरा नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने का एक मौका मिलेगा। आर्थिक शक्ति को आर्थिक तौर पर ही काउंटर किया जाए तो बेहतर है, भले ही वो कितना ही समय लगे और आपको थोड़ी पीड़ा दे, कम से कम किसी की मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि अगर ये युद्ध छिड़ा, विश्व युद्ध छिड़ा, तो पूरी दुनिया तबाह होगी, ये पक्का है। और चीन इस समय पर तरक्की को लेकर पगला चुका है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो किस तरीक़ा का लगा, कैसा लगा, इससे नॉलेज कैसे मिली, मुझे ज़रूर बताएं। जो और मैंने कहा टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें तो वो जुड़ेंगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़े रहिए। और कोई भी किसी भी तरीके का वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। और अपने यूपीएससी के स्टूडेंट्स को तो यही कहा, हमसे जुड़िए, हम आपकी तैयारी के अंदर आपकी मदद करना चाहते हैं। धन्यवाद।